बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस क्लियर है जी? अनफा, सामा, अनवान, अनवान नहीं अवान, सॉरी यार, अकबर। जी सर, वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर, चले ठीक है, थैंक यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यस लेक्चर अखलाकियात? आपका अखलाकियात से कोई सवाल हो? क्योंकि अखलाकियात की तरफ से जवाब ही है, सवाल नहीं है, जवाब ही है। जी थर्ड चैप्टर से कोई क्वेश्चन हो जी, बोलें जी। पढ़ा ही नहीं? पूरा चैप्टर किस किस ने पढ़ा है लाइन बाय लाइन? रेज योर हैंड। एक, दो, तीन, चलें, तीन, चार। पूरा चैप्टर किसने पढ़ा है सच्ची मुच्ची, लाइन बाय लाइन, झूठ नहीं बोलना? पांच। लो जी, 5/45, 44। तुमने भी पढ़ा ना? नहीं पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा। ये इतनी रेशियो है जितनी आजकल कोरोना की पॉजिटिव रेशियो आ रही है। 5% कम, आपने अपना हिसाब रखा हुआ है। मर्जी है अब आपकी, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे आंशे, तुम्हारा बैन है सवाल पूछना। अब यही करूंगा ना मैं। चले, लोअर योर हैंड। ऑल गर्ल्स आर गोइंग टू बी लो, रेज द हैंड। सारी गर्ल्स रेज हैंड करें जी। गर्ल्स, ओनली गर्ल्स रेज हैंड। शामी, ये शामी गर्ल है? 402 गर्ल्स रेज हैंड करें जी। अब गर्ल्स को अनम्यूट करें, सारी को अनम्यूट कर दें। खैर है, एक एक करके बोलिएगा, खापना डालिएगा। अनम्यूट करें अपने आप को, गर्ल्स अपने आप को अनम्यूट करें। ये तूबा बशीर, आपने क्यों नहीं पढ़ा? सर पूरा नहीं पढ़ा, मतलब 20-20 में से पढ़ा था। तो फिर सवाल भी, नंबर भी फिर बीच बीच में से आएंगे। आज पढ़ लूंगी सर। अब क्या फायदा इस तरह, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल नहीं है ना। जारा बतूल, हाँ जी, जारा बतूल अनम्यूट करें जी। जारा बतूल को, जारा बतूल को अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कर ही नहीं। जारा, जारा अपने आप को अनम्यूट करोगी तो मैंने वरना रिमूव कर देना है। यस सर। सर वो होस्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, होस्ट कर रहा है। हाँ जी बोलो। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं पढ़ा? सर चैप्टर 1 पढ़ा था, एक्चुअली बीएस का टेस्ट था, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों चैप्टर इकट्ठे पढ़ लूंगी आज। बीएस का टेस्ट कब है? वो तो है ट्यूसडे को। आज है सर, आज है सर। आज है? तो ड्रामे ताटे कुड़ियां देना कसम है। मोमना यासीन बड़ी खप डालती है। हाँ जी। यस सर। सर हाँ मेरा जी, चैप्टर वजह? 1 कंप्लीट हुआ है अब। चैप्टर 1 तो आज चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाना है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाना है। नहीं, मैंने जो खुद स्टडी किया ना, वो चैप्टर 1 वर्ड टू वर्ड वो कंप्लीट हुआ आज मेरा। अनिला, अनिला तेरी मेहरबानी, अनिला अनम्यूट करो। अनिला अशरफ, अनिला अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह, तेरी मेहरबानी पढ़ ला हम। कब जी पढ़ना है? सर, जी सर कर रही हूँ। नहीं, कब पढ़ना है? सर ये मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में नहीं थी बुक, और वैसे नहीं थी। पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप में मेरा को 10 दफा शेयर हुई हुई है। चलें जी, मर्जी है आप लोगों की ना, आप लोग सवाल पूछती हैं। कुरतुलैन जी, कुरतुलैन चैप्टर 1 पढ़ा था। बस चैप्टर 1 गेड़े दइए अब मास्टर नु। मास्टर कौन सा नहीं समझता गेड़े हैं? हाँ ये भी रीडिंग की थी तो हाँ, रीडिंग की थी, ठीक है ठीक है, चलें, लंबी लंबी छोड़ी जाओ। चलो जी, करें जी, ठीक है, मर्जी है जिनकी।
अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैं पहले ज़रा आपको ना थोड़ा सा समझा दूं। प्लेन पेज पे आइएगा ज़रा। अच्छा देखिए जी, गवर्नमेंट के ज़ाहिर अपने रेवेन्यूज हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के भी रेवेन्यूज हैं, और उसमें जो आपकी सारी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना जी, पंजाब है, सिंध है, उनके भी रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज, इनकम्स हैं। फिर इनके अपने अपने एक्सपेंडिचर्स भी हैं। इसीलिए जो बजट आता है, एक पाकिस्तान का बजट वफाक का जो आ रहा है अभी 11 जून को, वो अलग बजट आ रहा, वो एक बजट पेश होता है, और हर हुकूमत भी बजट पेश करती है, पंजाब भी, सिंध भी, केपी भी, बलोचिस्तान भी, आजाद कश्मीर भी, ये बजट भी ज्यादा पेश करते हैं। आज से 6-7 साल पहले तरमीम, बड़ा एक 18th अमेंडमेंट, बड़ा शोर मचा हुआ है चीज के ऊपर, 18th अमेंडमेंट। ये कहां पे हुई है जनाब? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हुई है, 18वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हुई है। अच्छा, जब बजट इनका अपना अपना है, तो इनके फाइनेंशियल प्रोसीजर्स भी अपने अपने हैं। इनके अपना अपना प्रॉफिट लॉस बनता है, अपनी अपनी बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट खैर करीब हमारी सीधी हुई नहीं, घाटा ही घाटा प्रॉफिट लॉस में, और लोन्स के सर पे गवर्नमेंट चलती है। मार्कअप इतना बन जाता है कि वो मार्कअप देते हैं तो फिर अगला लोन लेना पड़ता है, फिर प्रिंसिपल ड्यू हो जाता है तो फिर उससे अगले को लेके पिछले को दे देते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं हम टोपी घुमाना। कई कारोबारी हजरात भी इस तरह करते हैं कि अगले से लोन लिया, पिछले से दे दिया, पिछले से लिया, उसको उससे अगले को दे दिया, सारे खुश रहे। तो ये 18th अमेंडमेंट, ये जो हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी, दोनों मिलके, जो मेजर पार्टी थी एट दैट टाइम, पीपल्स पार्टी एंड द, ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, जब जरदारी प्रेसिडेंट था, 11-12 की बात है, कि इन्होंने मेजर इख्तियारात जो है, इवन रेवेन्यू वाइज, डेटा टू बी ट्रांसफर टू द प्रोविंसेस। इसी चक्कर में ये जो आपकी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, ये भी डेवलप हुई, एक छोटा एफबीआर, एक सूबे का एफबीआर। इससे पहले सूबे का एफबीआर नहीं था, इससे पहले एफबीआर एक ही था। अब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी एक सूबे का एफबीआर है, जो सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स लेता है। जब आप होटल में खाना खाते हैं, तो होटल में खाना खा के तो आप वो जो 16% देते हैं और कार्ड के ऊपर 5% देते हैं, वो बेसिकली वो लहदा बात है, होटल वाला उसमें बहुत सारे पैसे खा जाता है और आपको कम, सरकार को कम ही जाता है। लेकिन सर्विस के ऊपर बहुत सारा, हमारी सर्विस के ऊपर भी सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है, एजुकेशन सर्विस के ऊपर नहीं है। तो लेकिन हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विस है, उसके ऊपर पीआरए है, मतलब पार्कर एंडल पीआरए में रजिस्टर्ड है। जो सेल्स टैक्स है बेटा, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो अल्टीमेटली चार्ज होता है टू द एंड कंज्यूमर। मतलब मैंने भी अगर किसी को बिल करना है, तो मैंने अली साहब मेरे पास रिटर्न बनवाने आए, तो अली साहब से मैंने कहा से 1 लाख रुपए में फीस लूंगा, तो मैं इनको बिल दूंगा 1,05,000 का। हमारे ऊपर 5% रेट है, होटल्स के ऊपर 16% है। मैंने वो 5% सरकार को जमा करवाना है, कलेक्ट करके, जिस तरह आप होटल में, होटल वाले जमा करवाना है। तो वो रेट वेरी करता है 5 to 16%। किसी का 5 है, ज्यादातर का 16% है। केपीके में चले जाएं तो उनका अपना रेट है, उनका 13% है। ठीक है, तो वो हर सूबे के अपने, वो 18वीं तरमीम की वजह से ये जो चीजें हैं, ये बहुत सारी चीज सूबे में ट्रांसफर हो गई। एक बात आपको बता दूं, यू कांट इमेजिन द सीएम इज अ मोर पावरफुल देन द पीएम। द सीएम इज अ
चीफ मिनिस्टर जो है वो इज मोर पावरफुल देन द पीएम। इतने 18वीं तरमीम में इख्तियार दे दिए गए और इस 18वीं तरमीम ने हमारी इकाई को हिट किया, हर्ट किया। पाकिस्तान एक इकाई है ना जी, उसको हिट किया, उसको हर्ट किया। उसके पीछे मकसद क्या था? चले मैं आपको पॉलिटिकल थोड़ी सी भी मकसद दे दूं कि आज सारी उम्र जी पंजाब में आपने हुकूमत करनी है, सिंध में हमने करनी है सारी उम्र, तो हम सुकून से बैठ के खाएंगे मिल के। आप उधर खाते रहें, हम इधर खाते रहें, मोई लगी रहेगी। तो उसमें 18वीं तरमीम में हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। वफाक उतना अमल दखल नहीं दे सकता जितना सीएम ने के पास पावर है। अच्छा, बात हम रेवेन्यू की कर रहे हैं। जैसे बजट आने वाला है, हर गवर्नमेंट ने बजट दें, हर गवर्नमेंट ने बजट दें, इनके अपने एक्सपेंडिचर्स हैं। सूबाई में मुलाजम भी हैं, वफाक के मुलाजम भी हैं, और वफाक ने अपने बजट में से पैसे पूरे करने हैं, सूबों ने अपने बजट में से पैसे पूरे करने हैं। वफाक हमारा है कितना? इस्लामाबाद 48 किलोमीटर का रेडियस है सारा, 50 किलोमीटर का रेडियस है, इतने इस्लामाबाद है जी। वहां प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है, बाकियों में सीएम की हुकूमत है। फिर इवन जो फेडरल जमा करता है, फेडरल वहां से सूबों को शेयर भी देता है। फेडरल वहां से सूबों को, प्रोविंसेस को शेयर भी देता है। ये पंजाब का शेयर है, ये सिंध का शेयर है, ये वहां से भी पैसे ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स द प्रोविंसेस। देन इसको बोलते हैं एनएफसी अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन, एनएफसी अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन। अच्छा जी, फिर इसमें जो एक तो एक्सपेंडिचर्स अपने अपने हैं, इनकम अपनी अपनी। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है हमें, फेडरल गवर्नमेंट लोन्स भी लेती है, इस तरह पंजाब गवर्नमेंट ये भी लोन्स भी लेते हैं, बाहर से लोन्स भी लेते हैं, बाहर से इमदाद भी लेते हैं, ग्रांट्स भी मिलती हैं। बहुत अमीर मुल्क है, उनके पास रिजर्व पड़े, उनका चलो यार गरीब मुल्क है, उन्होंने पैसे दे दो। तो बाज़ का लोन भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रांट। ये पीछे जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उस वक्त पाकिस्तान जस्ट जब ये इन्होंने टेक ओवर किया तो ऑलमोस्ट नियर टू डिफॉल्ट था पाकिस्तान। सिर्फ अनाउंस होना बाकी था, डिफॉल्ट अगर कर जाते तो आपकी पूरी दुनिया के साथ तजारत रुक जानी थी। डिफॉल्ट क्यों था वो मैं फिर, आप कहेंगे या मसा पॉलिटिकल हो जाते हैं, इसलिए मैं अब नहीं डिस्कस कर रहा। कि ऐसी पीछे बरूदी सुरंगें बिछी हुई थी, उसको बरूदी सुरंगें गए। अगर उस वक्त अगर ये हमें यूएई ने $1 अरब दिया, $3 अरब हमें उसने दिया, कुछ चाइना ने दिया, तो पाकिस्तान ने अपने लोन इमीडिएट पेएबल से, लोन इमीडिएट पेएबल से। और आपको पता है इंटरेस्ट लोन आपके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी होती है, आप उसको डिफॉल्ट नहीं कर सकते। फिर जो जो चीज प्लेज की हुई है उनको देनी पड़ती है। लाइक आपको एक एग्जांपल दूं, श्रीलंका की एक बंदरगाह है, पोर्ट है हेम्बनटोटा, मेरा ख्याल उसका जैसे यही उसका प्रोनाउंसिएशन बनता है। उसने वो मोर्गेज करवा के चाइना से लोन लिया हुआ था, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, अब वो चाइना के पास है। हमने, गवर्नमेंट ने वो, आपको पता मोटरवे भी प्लेज है आपकी, आपकी पीटीवी की इमारत भी प्लेज है इस्लामाबाद वाली। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं। बहरहाल मैं अब फाइनेंस बिल पे आ जाए तो फाइनेंस बिल सबका पेश होता है, बजट पेश होता है अगले साल का। फिर उस बजट के ऊपर असेंबली में बहस की जाती है। फिर वो बजट आपका 27 या 28 जून को कंपलसरी मंजूर होना ही होता है। मुख्तलिफ कानून की उसमें अमेंडमेंट्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स में बड़ी अमेंडमेंट्स आती हैं हर साल। इसी वजह से आपका हर साल पेपर चेंज हो जाता है, इसी वजह से आपका हर साल न्यूमेरिकल चेंज हो जाता है। एक साल में आपकी 2 अटेम्प्ट्स आती हैं, मतलब सितंबर आपकी आएगी टैक्स ईयर 2021 की, जो मार्च अटेम्प्ट आएगी वो आएगी आपकी टैक्स ईयर 2022 की। यानी कि मार्च पहली अटेम्प्ट और सितंबर दूसरी अटेम्प्ट आप में टैक्स ईयर चेंज होता है आपका।
तो जब उसमें चेंज आती है तो न्यूमेरिकल चेंज हो जाता है, न्यूमेरिकल चेंज होता है तो ज़ाहिर है उसकी कैलकुलेशन हर चीज चेंज हो जाती है। फिर जनाब, अच्छा फिर एक और चीज होती है, जैसे मेजर मंगला है, मंगला डैम है। मंगला डैम आपका आजाद कश्मीर में है। तरबेला डैम कहाँ है जी, पता है किसी को? हाँ जी, तरबेला डैम कहाँ है? और सुनते ही जा रहे हो, बोलो भी सही। हाँ जी, तरबेला डैम कहाँ पे है? लंदन में, पेरिस में? हाँ, गूगल कर रहे हैं सारे बैठे हैं, सारे गूगल कर रहे बैठे हैं। हाँ जी, सर लाहौर में बैरिया टोन के साथ। लाहौर में बैरी टाउन के साथ, तेरा पला आ जाए। सर खैबर पख्तूनख्वा। अहमद जमाल सर खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में है बैरी टाउन। ਤੇ ਫੂਫੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ। डैम कोई की प्लेट च रख के ਹੁੰਦਾ ਵਾ बैरी टाउन के साथ। लाहौर रावी नहीं चलता तो पानी का जखीरा। वाह जी वाह, अच्छा जी चलो। तरबेला, अच्छा अब ये जो आप और बलोचिस्तान में आपको पता सुई गैस का जो मेजर जखीरा है वो सुई गैस का बलोचिस्तान में है। अच्छा, ये जो एनएफसी अवार्ड में पैसे बांटे जाते हैं ना, ये बेटा पॉपुलेशन के हिसाब से बांटे जाते हैं। पॉपुलेशन कितनी है, पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, सिंध की उससे कम है तो उसको मिलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा उससे कम है तो उसको मिलेंगे, बलोचिस्तान की उससे कम है तो उसको मिलेंगे। एरिया वाइज बलोचिस्तान सबसे बड़ा है, लेकिन पैसा तो आबादी पे लगना है ना जी। ठीक है, वहां पहाड़ों में जाके पैसा लगा के क्या करना है जी। ठीक है, तो ये एनएफसी अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज की जाती है फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट बिटवीन द ऑल द प्रोविंसेस इज अमंग द ऑन द बेसिस ऑफ द एनएफसी अवार्ड्स। फिर जनाब अच्छा, अब आइए आगे बात। अब तरबेला डैम की मैं बात कर रहा था, मंगला डैम की बात कर रहा था, अब और बलोचिस्तान में सुई गैस की बात कर रहा था। ये लोग अब तरबेला डैम वाले कहते हैं, केपी कहता है जनाब हमसे यहाँ जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है, क्या वो सिर्फ केपी के में यूज हो रही है? नहीं भाईजान, वो फैसलाबाद में यूज भी हो रही है। ग्रिड से आपकी ट्रांसमिशन पे सारी बिजली चलती है। मंगला डैम सारी आजाद कश्मीर ले रहा है, आजाद कश्मीर तो उतनी बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फालतू क्या दरिया में फेंक दें? नहीं, वो आगे ट्रांसमिशन के जरिए पूरी की जा रही है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पिछले 40 साल से किसी ने डैम के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। डैम से बिजली बनती है 2 रुपए यूनिट, और हमने सिर्फ पावर प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर खड़े किए जहां से हम 28 रुपए पर यूनिट बिजली ले रहे हैं और आवाम को दे रहे हैं 22 रुपए यूनिट की। गवर्नमेंट लॉस कर रही है इसके अंदर। एक वो लॉस होता है, दूसरा बिजली चोरी सबसे बड़ा। और पंजाब ही बिजली में पैसे देता है। लाइन लॉसेस दुनिया में 1% होते हैं, 2%, हमारे 10% के करीब फिर रहे होते हैं। वो बिजली मीटर वाला पैसे लेने जाता है, कहना तार कटने को, कहना दिल गोली मार देंगे, बेचारा वापस आ जाता है। वो ये तो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये लोग फिर रॉयल्टी लेते हैं, केपी कहता है मुझे रॉयल्टी दें, एक्स्ट्रा पैसे दें। सेम विद आजाद कश्मीर, वो कहता है मुझे रॉयल्टी दें इस चीज की, ये मेरे मुल्क मेरे एरिया से जा रही है। सेम विद बलोचिस्तान, बलोचिस्तान रॉयल्टी लेता है। देखे ना, सुई गैस बलोचिस्तान निकल रही है। बलोचिस्तान में सुई गैस पूरे में है नहीं, पंजाब में है। गोरे तो कहते हैं आप सोना जला रहे हैं, इस कहते सुई गैस जो आपको कुदरत तौर पर मिली हुई है, ये सोना जला रहे हैं आप लोग। बाहर देख लें दुनिया में, वो या इलेक्ट्रिक्स हैं तो या वो फोन गैस चलती है, वो गैस चलती है, उसके ऊपर सारी चीजें कुकिंग वगैरह होती है। तो ये उनको ही पैसे मिलते हैं, फिर वहां से ये अपने एक्सपेंडिचर मीट करते हैं। फिर आपका बजट जो है वो फाइनेंशियल, वो आपका बहस के बाद, खैर माशाल्लाह बहस जोगे हमारे एमएन एमपी है ही नहीं है, वो 4-5 ने शायद कभी बजट पढ़ा हो, वरना तो वो। मेरा एक क्लाइंट था, सेनेटर था। अब सेनेटर, जब हम सेनेट की बात करते हैं ना बेटा, तो सेनेट किसी जमाने में बड़ा पढ़ा लिखा अदारा समझा जाता था कि यार इसमें बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, अभी भी होते हैं लेकिन थोड़े से। तो बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं सेनेट में। तो
लेकिन अब वहां भी मेरा क्लाइंट सेनेटर, वो मुझे एक दिन फोन आया, जी अहमद साहब, वो पठान था, मेरा क्लाइंट केपी की था, अहमद साहब वो मैंने तकरीर करनी है, वो तो मुझे लिख के भेज दे, मैंने क्या बोलना है बजट पे। और 6.8 पॉइंट मैंने लिख के भेजे, उसने वही 8 पॉइंट पढ़ के बैठ गया। मैंने कहा चलो शायद ये कुछ अपनी अकल से भी इस्तेमाल कर ले। हाँ जी ना, जो कह दिया, जो लिख दिया, वो उसने पढ़ा और पढ़ के बैठ गया। दिस इज अ प्रॉब्लम कि बेसिकली कौमी असेंबली और सेनेट का मकसद लेजिस्लेचर बनाना होता है। ये भी इस चैप्टर में है, उनका कानून बनाना मकसद है। ये जो आपकी गली मोहल्ला में, ये जो आपके हमारे चूंकि प्रॉब्लम है कि हमारे बल्दियाती निज़ाम नहीं है बराबर, ये काम इन लोगों का है। एमएनए एमपी का काम ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ है, उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। यहाँ आप ही देख लें, आप कितने लोग हैं, इवन मैं भी कहूँ, ओ जी साढ़े एमएनए साड़ी गली सड़क नहीं बनाई, असं वोट नहीं देना। वो भाई सड़क बनाने का काम ही नहीं है, वो साढ़े सुई गैस नहीं आई जी असं वोट देना। फिर हमारे यहाँ कंट्रैक्ट्स बिकते हैं, तरक्की आती है। आपको पता है पब्लिक स्पेंडिंग क्या है कि हर ये जो आता है कि एमएनए एमपीए को जी इतने फंड्स अलॉट हो गए, वो एमएनए, वो गलत फिक्रा बोला जाता है। मैं आपको बताऊं, वो एमएनए एमपीए को अलॉट नहीं होते। हाँ, वो हल्के के लिए एलोकेशन होती है, वहां से प्रॉपर वो किसी सड़क का ठेका उसने कहा, एमएनए को कहा कहाँ उसकी डेफिशिएंसीज है, फलां सड़क बनने वाली है, फलां सोलिंग लगने वाली है, फलां जगह सीवरेज है, फलां जगह साफ पानी नहीं है, वो फंड्स उसके लिए एलोकेट किए जाते हैं। अब आप कहें जी कि वो फंड्स, अगर एक दफा वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी थी, पाकिस्तान में जितने फंड्स एलोकेट किए जाते हैं वो 60% भी अप्लाई हो जाएं तो पाकिस्तान का हर हल्का सोना बन जाए, साफ सुथरा हो जाए। अब आप कहें जी वो पैसे तो निकलते हैं, लगते कहाँ हैं? होता क्या है, मैं हूं बड़ा ठेकेदार, गवर्नमेंट की किताबों में मंजूर नजर, जिसने अपने एमएनए को भी कोई ना कोई वो क्या कहते हैं, ये सब मेरे रब का करम है, ठीक है ना जी। वो वो जितना बड़ा होता है वो सब उसने लिखा होता है, ये सब मेरे रब का करम है, तो वो कॉपरेशन भी करनी होती है। अब ठेका मिला उसको, जी सड़क बनाओ 100 रुपए की, मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपया लेके, 100 रुपये में से मैंने 20 रुपये अपने एमएनए को दिए, 80 रुपये मैंने रख लिए। अब मैंने सब कंट्रैक्ट कर लिया, भाई सड़क तू बना दे। वो कहता कितने की बनाऊंगा, वो कहता 70 रुपए की। मैं कहा फाड़ी यार, 70 रुपये 10 मेरे बच गए। उसने आगे सब कंट्रैक्ट कर लिया। अब सड़क का एस्टिमेट बेटा याद रखो 100 रुपए का है, उसने आगे ठेका कर लिया, कितने की बनाओगे, कहता 50 रुपए की। अब 10 उसने अपने पास रखे, 50 उसने आगे दे दिए। अब 100 रुपए की सड़क के एस्टीमेट के ऊपर जब 50 रुपए लगेंगे तो सड़क क्या होगी, बारिश होगी और बह जाएगी। कामरा कम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है आर्मी का, जहाँ पे आपके बनते हैं। एक दफा चाइनीज, उसकी कोई नई बिल्डिंग बनी, चाइनीज ने विजिट किया, तो उस दिन इत्तेफाक से बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो उसकी छत बहने लग पड़ी। तो अब जो विजिट करवा रहे थे पाकिस्तानी ऑफिशियल, वो बेचारे शर्मिंदा शर्मिंदा कि जी चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ बहुत बड़ा। ये बड़ी पुरानी बात है, अब तो खैर हमारे मुल्क में जूझ तो बहुत ज्यादा हो गई है। तो वो बड़ी, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हमारी भी छतें टपकती थी, सिर्फ एक ठेकेदार को गोली मारी, उसके बाद हमारी छत नहीं टपकी। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो अच्छा, फिर आपका जो बजट है वो आपका असेंबली में पास होता है, फिर हम आपको ऑर्डिनेंस के जरिए भी कानून लाए जाते हैं। अनदर थिंग, ऑर्डिनेंस के जरिए जो भी कानून लाया जाता है वो सदर ऑर्डिनेंस इशू करता है। लेकिन बेटा जब असेंबली का इजलास हो रहा हो तो सदर ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता। सदर ऑर्डिनेंस उस वक्त इशू कर सकता है जब असेंबली का इजलास ना हो रहा हो, लेकिन वो ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल होता है फॉर मैक्सिमम 120 डेज, 120 दिन तक एप्लीकेबल रहता है। 120 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है अगर असेंबली से पास ना हो तो। इसका मतलब है अगर आपका जमहूरी सिस्टम है, जहां डेमोक्रेसी, आजकल डेमोक्रेसी है, तो
उस डेमोक्रेसी में आपका कोई भी ऑर्डिनेंस जो सदर आरफ अलवी इशू करता है, दैट शुड बी amended within 120 accept passed by the parliament within 120 days, 120 दिन के अंदर पास होना। अभी आप सुनते होंगे कि जी, अब अगर आप न्यूज़ चैनल कभी कभी सुनते हैं, वैसे तो वो करते बकवास ही हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं शाम को 7 बजे लेकर रात 11 बजे तक पाकिस्तान के मतलब गोरों से पैसे लेके या बाहर से पैसे लेके। तो वो अगर वो आप सुन रहे हो कि बजट नहीं पास होने देना, बेटा डेट इज इम्पॉसिबल। बजट ना पास होने का मतलब यह है कि पूरे मुल्क का निजाम रुक जाएगा 30 जून को। 30 जून तक जो चल रहा है वो जो पिछला बजट पास किया हुआ है उसकी एप्लीकेशन चल रही है। 1 जुलाई से नया बजट अप्लाई हो जाएगा, नई कानून अप्लाई हो जाएंगे, नए टैक्स रेट्स अप्लाई हो जाएंगे, हर चीज नई अप्लाई हो जाएगी और वहां से रेवेन्यू की एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर बजट पास नहीं होगा तो 4 जुलाई को जो गवर्नमेंट के मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है वो कहां से देनी है? वो बेटा सारी, तो ये बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है कि मुल्क में जो है वो बजट मंजूर ना हो। बजट मंजूर ना होने का मतलब है गवर्नमेंट इज कंप्लीटली फेल्ड, गवर्नमेंट शुड बी इमीडिएटली रिजाइन। अब वहां भी ऐसा नहीं हो जाएगा। 28 जून हो रही है, 28 जून आखिरी 2 दिन रहते होते हैं, तो इसलिए वहां पे फिर ये आपस में मिल बैठते हो नहीं जी यार बजट तो पास करो ना, बाकी लड़ाई बाहर की लड़ाई बाहर की लड़ाई है। क्योंकि इतना आपके साथ इतना शेयरली मुल्क के साथ जो है वो नहीं खेल सकते। अब आ जाए जी उधर जी, हम थोड़ा सामने डिस्कस कर लिया, जब हम मोटा मोटा उधर देखते हैं। ये देखें जी, फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर है, प्रीवियल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस है। आगे चलें जी। कंसोलिडेटेड फंड बनाया जाता है जी पब्लिक अकाउंट्स। अभी आप सुनते हैं जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हो रहा है जी, ठीक है जी। हाँ जी, वो और फिर ये कंसोलिडेटेड फंड एक बनाया हुआ है, वहीं से जो है वो सेग्रीगेशन होती है। ये फिर एनुअल बजट स्टेटमेंट्स बनती हैं और असेंबली के सामने दी जाती हैं जी, सीड एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे चलें जी, चलते जाए आगे। आपने बजट में ये भी देखना है कि हमें कहाँ से कर्जा मिल जाएगा, और फिर लोन की रीपेमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोन की, इंटरनेशनल लोन की रीपेमेंट आपको करनी ही पड़ती है। आप हाँ उस गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करके आप डेफर करवा लें, जैसे अभी हमने जापान से करवाई है। 58 करोड़ डॉलर का लोन था, तो हमने उससे कहा तेरी मेहरबानी भाई साहब 6 महीने दे दे। गरीब मुल्क तरले कर सकता है ना बेटा। हम कहते हैं जी पाकिस्तान को खड़े रहना चाहिए, हमारी अवाम कहती है जी अब इसराइल मार दो, इंडिया मार दो, फलां मार दो, गालां काट, ये कर। ओ भाई ना, आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। आप अपनी गली के फकीर, आपकी गली का फकीर आपके सामने खड़ा हो सकता है? सिर्फ इतनी बात बता दो, नहीं हो सकता। हमारे मुल्क को हमेशा से कर्जों में जकड़ा गया। क्यों जकड़ा गया? कि कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी कि यार इसके रेवेन्यूज बढ़ाएं। अगर उस मुल्क के रेवेन्यूज बढ़ाएं तो अल्टीमेटली वो जो लॉस है वो कम होता जाएगा। हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वही लॉस में है। वो लॉस कहां से पूरा करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का? आपके टैक्स के पैसे में। अब गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से क्या क्या करे? अपने खर्चे करे, तनख्वाहें देनी है जी, वो तो नहीं रुक सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, फौज का खर्चा है, सारा एक्सपेंडिचर्स वो पूरे करने हैं। फिर आपने लोन की रीपेमेंट्स भी करनी है। डेफिशिएंसी कहाँ से पूरी करनी है आपने? तो बेटा वो अल्टीमेटली आपको यू हैव टू टेक द लोन्स। और फिर आपने स्टील मिल, कितना एक्सीलेंट अदारा था स्टील मिल, और तबाह करके रख दिया। और उसके मुलाजमन की तनख्वाहें आपको देनी पड़ती हैं। आपको पता है ये पिछले 2 साल से 5 साल की तनख्वाहें नहीं दी थी, गवर्नमेंट ने आगे अब तनख्वाहें क्लियर की हैं। स्टील मिल चल रही हो, वहां से तो प्रॉफिट्स आने चाहिए। एयर ब्लू अच्छी चलती है, पीए डूबती है, कैसा कमाल है। अपनी स्टील मिल अच्छी चलती है, पाकिस्तान स्टील मिल डूब रही है, कैसा कमाल है। हाँ, क्या क्या बताएं आपको? चलें आगे चलें जी।
ये देखें जी, ये रेमोरेशन आपने ज़ाहिर है जी, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैं जी। कुछ आपके वफाक के मुलाजम हैं, वो फाकेदार हैं, वो फाक ने पेमेंट्स करनी है। कुछ सूबों के हैं, वो सूबों ने पेमेंट्स करनी है जी। आगे चलेंगे। ये बजट स्टेटमेंट्स आपकी आ, बस ये पढ़ लीजिएगा, इसको जस्ट रीडिंग है जी। आगे चलें। अच्छा, बजट में भी आपको एक और बात बताता चलूं, हर महकमे का बजट एलोकेट होता है, और वो बजट आपने मांगा कि जी हमें 100 रुपये चाहिए, गवर्नमेंट ने 100 रुपये दे दिया। अब आपने 100 रुपये खर्च करना है 30 जून तक। अगर आप 100 रुपये खर्च नहीं करेंगे ना, तो आपने 90 रुपये खर्च किए, गवर्नमेंट अगले दफा आपको 90 देगी। आप कहेंगे अब तो बजट मेरा 110 रुपये चाहिए होगा, पिछले तो खर्च नहीं किए तुमने, पिछले तो एक्सपेंडिचर्स किए नहीं है। तो आपने, इसलिए आप देखते हैं कि मई जून में बाद का तरक्याती काम बड़ी तेज हो जाते हैं। वो सड़कों पे वो मिट्टी बिजली रोड़ी मिला के, मट्टी मिला के वो चेपियां भी लग रही होती हैं, आपने ये भी देखा होगा। वो क्या होता है, वो बजट पूरा हो रहा होता है। तो वो फिर आपको हर हर अदारा बजट बना के भेजता है सरकार को कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए। कुछ आपके सीक्रेट फंड्स भी होते हैं। एक और आपकी जो है वो मैं सीक्रेट फंड्स आपके, वो आपके आईबी के पास या फौज के पास होते हैं। वो कहाँ खर्च होने हैं वो नहीं बताया जाता। वो बेटा वो सच्ची बात पूछे तो वो पाकिस्तान की सलामती के लिए खर्च किए जाते हैं, वो डिस्क्लोज किए नहीं जा सकते। आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी आपकी आईएसआई इज अ टू गुड इंटेलिजेंस एजेंसी, टू गुड, वेरी शार्प। देखें, एक बात समझें, हम बड़ा मुंह खोल के, ठीक है मैं बात नहीं करता डीएचए की या इसकी, हम मुंह खोल के फौज के खिलाफ बोल दें। मुझे बताएं कौन सा मुसलमान मुल्क दहशतगर्दी की जंग जीता है? शाम, लीबिया, इराक सारे रगड़े गए, बचा कौन हुआ है? हम। किस बात पे? भाईजान ये आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी पे बचा हुआ है। बड़े बड़े आपके गुमनाम हीरोज हैं जो राहों में मारे जाते हैं और जिनका नाम भी नहीं होता, पता भी नहीं होता कि कलभूषण वाला लड़का देख लें जिसने कलभूषण को पूरा करके अरेस्ट किया था। अब वो अकेला बेटा था, कैप्टन, 7 मुरब्बों का मालिक था, लेकिन मारा बेचारा शहीद हो गया। उसको उन्होंने, कलभूषण गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने उसको शहीद कर दिया। वो कूड़ा कहाँ देख लें, वो कूड़ा चुनता रहा बलोचिस्तान के सड़कों के ऊपर, सिर्फ उसको अरेस्ट करने के लिए। आपको पता भी नहीं था। एक बंदा, वैसे बताऊं वेरीफाइड बता रहा हूँ जी, एक बंदा वो मरी में गोलगप्पे बेचता है, खड़ा हो गया, कमांडो है। तो ये चीजें चलती हैं जी आगे, इसलिए हम सुकून की नींद सोते हैं जी। आगे चलें जी। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात आती हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या हुआ, जैसे आपको पता है पीछे पीछे फरवरी 27 2019 को सरहदों के ऊपर बड़ा काम गर्म हो गया, तो फौज को डिप्लॉयमेंट की फौरी तौर पर जरूरत पड़ गई। तो डिप्लॉयमेंट ऐसे तो ही हो जानी ना, पैसों से हो नहीं है। तो बेटा फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट देनी ही पड़ी ना, हमें मजबूरी बन गई। अब देखें वो जितनी मूवमेंट हुई, वो त्यारा मार कराया गया, ये बड़ी टेंशन बन गई थी कि एक बार इंडिया इज रेडी टू अटैक, इंडिया इज रेडी टू अटैक। फिर इन्होंने कहा इंडिया का जहां वो इजलास हो रहा था बड़े मेन आर्मी ऑफिसर्स का, इन्होंने उसको लॉक करके उसके दूर करके उसको फायर कर दिया। यानी कि उसको फायर नहीं किया, उनकी प्लेस को फायर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लॉक करके फायर करके उसकी मूवीज बना के उसको भेज दी। देखो भाई तुसी, और वो बकायदा फिर दूसरे मुल्कों में दिखाई गई कि जनाब ये देखें हमने भी लॉक किया हुआ है, अगर उन्होंने लॉक किया है तो हमने भी आपकी पॉइंट्स ला के फिर देन इंडिया विल बी बैक आउट, एंड इट्स नॉट अ इजी बॉल गेम। तो वहां पे फिर आपको सप्लीमेंट्री एक्सेस ग्रांट्स भी दी जाती हैं। अल्टीमेटली वोट्स के जरिए जी आपका ऑथेंटिकेशन होती है, अप्रूवल होती है। आगे चलें।
हाँ ये बात कहा जी, जैसे हमने कहा जब वो आपका नहीं होता, असेंबली वजूद में नहीं है, परवेज मुशर्रफ का दौर देख लें, स्टार्ट का जब परवेज मुशर्रफ 12 अक्टूबर 99 को पावर में आया, तो परवेज मुशर्रफ ने कहा जी आई एम ऑल इन ऑल, मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, मैं ही बजट साइन करूंगा, मैं ही सारा कुछ करूंगा, कोई माई का लाल, किसी को अप्रूवल की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही शहनशाह आलम हूँ। ठीक है जी। तो उसने अपने आप को चीफ एग्जेक्टिव डिक्लेयर कर दिया, चूंकि वो आइन से मुबर्रात बात थी, हमारे आइन में तो नहीं है ना, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा जी जनाब बाबा ने बिल्कुल ठीक किया। उसने बकायदा अपनी इस पावर को सुप्रीम कोर्ट में वेट करवाया और उन जजेस ने वेट किया, तो 3 साल जो है वो हमारे वो आमरीत चली, तो वहां पे वही ऑल इन ऑल होता है, वही सारा कुछ साइन कर देता जी। आगे चलें जी। ये फिर फाइनेंस कमेटीज बनती हैं, जस्ट रीड आउट इट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसी तरह सारा आपका प्रोविजनल चलता है, जो पिछला मैंने पढ़ा दिया ना जी, इस तरह सारा आपका प्रोविजनल चलता है जी। ये मुझे अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वही चीजें हैं जी, सेम सेम। आगे चलें, आखिर पे देख लें कोई चीज है। ये आपका वो एनएफसी अवार्ड्स के रिलेशन के जी डिफरेंस बिटवीन के, वो आपको टैक्स अजम्पशन भी चलती हैं। जैसे हम कहें जी कि वो हमने पढ़ा जी, जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट में कंपनी है, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट टैक्स देती है? नहीं भाई, कानून में लिखा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की कोई है तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लाइक एफडीए है, लाइक वासा है। तो क्या इनकी इनकम टैक्सेबल है? नहीं, इनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। जो है वो सारी की सारी लॉ लिख देता है कि इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। आगे चलेंगे। ये एनएफसी अवार्ड्स की बात मैंने कर दी है, ठीक है। आगे चलें, चलते हैं चलते हैं। बस ठीक है जी, इसको आप अब इस तरह की बातें हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा। टैक्सीज अब कुछ फेडरल टैक्सीज हैं, कुछ प्रोविंशियल टैक्सीज हैं, ये आपको ये जस्ट आपने नोट कर लेने हैं कि जी कौन से टैक्सीज फेडरल हैं, कौन से प्रोविंशियल है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। पर टैक्स लोकल टैक्स है, पंजाब गवर्नमेंट को जाता है। अब इनकम टैक्स की बात करूँ तो फेडरल को जाता है। और आपकी ये ही सेल्स टैक्स की बात करूँ तो गुड्स का जो सेल्स टैक्स है वो फेडरल को जाता है, जो सर्विस का सेल टैक्स है वो सूबों को जाता है। ये हम खैर सेल टैक्स में जाके पढ़ेंगे भी, ठीक है जी। ये रजिस्ट्री के ऊपर भी आपका टैक्स लगा होता है जी, ये भी सूबों को जाता है। कोई मूल ये लग्जरी हाउसेज के ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ है। ये आपका टोकन टैक्स गाड़ियों पे लगता है जनाब, ये भी सूबों का ही इनकम है जी, ये प्रोविंशियल है लॉ जी। इसको रीड आउट कर लीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस शुरू करेंगे जी इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको पढ़िएगा, पढ़ना तो आपने है नहीं, खैर मैंने पढ़ा दिया, मेरा रोल खत्म हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नया न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, और पहले दिन से न्यूमेरिकल की डिस्कशन शुरू हो जाएगी। ये मत समझिएगा कि कल मैंने वो उसकी जो है वो ऐसे ही आपसे लोगों से मजाक करना है, क्योंकि उम्मीद है कि मुझे टुमारो इज 28 27 टुडे, तो होपिंग सो कि वो खैर कल ट्वीट भी आ गया कि जून 7 से खुल जाएंगे। इसका मतलब है कुछ हम यहाँ ज़बानी पढ़ेंगे, कुछ हम फिजिकल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आपकी शक्लें भी देखेंगे कि आप कौन कौन है। ऑनलाइन में कुछ नाम याद होते हैं, फिजिकल में शक्लें याद होती हैं, नाम नहीं याद होते। हर चीज़ का प्लस माइनस होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि यहाँ पे 3 चैप्टर्स हमारे बेटा आएंगे, इनकम बिजनेस, आगे एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन, और उसके बाद लॉसेस, और उसके बाद बल्कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी छोटा सा चैप्टर है, वो थ्योरी है जस्ट। ये 4 चैप्टर मिलके आपका एक अलग न्यूमेरिकल बनना है, वो बिजनेस का न्यूमेरिकल बनना है। इसी में आपका ईओपी का न्यूमेरिकल आएगा, इसी में आपका बिजनेस इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल आएगा, और इसी पहले दिन से ही हमारे न्यूमेरिकल की बातें शुरू हो जाएंगी कि न्यूमेरिकल में क्या प्लस माइनस होना है। तो इसलिए जो है वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम साथ साथ पढ़ाई के कुछ न्यूमेरिकल्स फिजिकल बोर्ड के ऊपर भी किए जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको हिफ्ज़ मान में रखे। खुदा हाफिज़।